नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं विवेक। हमारे साथ दूसरी खिड़की में आपको जो नजर आ रहे हैं वो बिहार में जो राजनीतिक घटनाक्रम है उस पर विशेष तौर पर फोकस होते हैं और सबसे बड़ी बात कि उनकी जो सोच है उसे एक लकीर माना जाता है। हमारे साथ संजय कुमार जी जुड़े हुए हैं और संजय कुमार पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हैं और इसे बड़ी गहनता से देख रहे हैं क्योंकि आज का मसला कुछ ऐसा है कि बिहार से जुड़ा हुआ ये मसला है और तेजस्वी यादव ने कल मंच से ये बात कह दी कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम जो वक्फ कानून है उसे फाड़ कर डस्टबिन में फेंक देंगे। उन्होंने तो कह दिया और आम जनता जो बेचारी आम है, बहुत सरल भाषा समझती है, बिहार की जनता बहुत ही सरल होती है दिमागी तौर पर। उन्होंने इस बात को दिल से लगाया, कहा कि नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल सही कह रहे होंगे, लेकिन ज़रूरी है, हमारा कर्तव्य ये इस बात को लेकर के है कि हम कैसे उन चीज़ों को आप तक पहुंचाएं और बताएं कि क्या सच में ये बात है। डॉक्टर संजय ज़रा प्रकाश डालेंगे, क्योंकि आपकी नज़र से जो आपका नाम है संजय, वो महाभारत काल से चलता आया है और इस बार आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि आपके चश्मे से इस पूरी जो फील्डिंग तेजस्वी की तरफ से की गई है कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, तेजस्वी जी ने कल दो बातें कही क्योंकि वो भीड़ थी और भीड़ में तो आप उनके मन की बात और वैसी भावनात्मक बात करेंगे जिसको कि तथ्य से कोई लेना देना नहीं हो तो तालियां तो मिलती ही है, उनका जोश भी दिखता है। जब आजादी मिली इस देश को तो आजादी के बाद से संविधान में संशोधन का प्रोविजन रखा गया और अलग अलग समय पर जब मजबूत महसूस किया गया, क्योंकि इसीलिए संविधान में लचीलापन की बात की जाती है कि हिंदुस्तान का जो संविधान है वो लचीलापन है, उसमें गुंजाइश है कि कालखंड में परिस्थितियां अगर अलग हो और अगर पार्लियामेंट के मेंबर महसूस करें तो उसमें संशोधन की गुंजाइश होगी और वो संशोधन बिल जब पास हो जाएगा उस पर जब प्रेसिडेंट का साइन होगा वो एक्ट बन जाएगा, बजाते वो कानून हो जाएगा। किसी कानून को किसी को डस्टबिन में फेंकने का अधिकार है क्या? नहीं, यही डॉक्टर संजय, यही पहलू हम समझना चाहते हैं। एक और गेस्ट हमारे साथ डॉक्टर मुकेश भी जुड़ेंगे, उन्हें भी हम जोड़ लेंगे इस चर्चा के दौरान, लेकिन हम आपसे यही समझना चाहते हैं टेक्निकल पक्ष क्या है, आप इसे कैसे देखते हैं? ठीक है, उन्होंने भावनात्मक तरीके से कह दिया, तेजस्वी ने भीड़ को संबोधित कर दिया, उनकी जनता जो उन्हें वोट करती है वो भी समझ गई, लेकिन इसका टेक्निकल पक्ष है, क्योंकि सच्चाई आप ही बता पाएंगे बिहार की जनता को। एक टेक्निकल पक्ष ही मैं बता रहा हूं कि कोई कानून बनाने का अधिकार किसको है? पार्लियामेंट। और अगर पार्लियामेंट में जो उसके लोकसभा है, राज्यसभा है, दो सदन है, अगर कोई बिल उसके फ्लोर पर लाया जाता है, उस बिल पर बहस होती है और बहस होने के बाद बहुमत अगर उस बिल के पक्ष में होता है तो बिल पास हो जाता है, बहुमत उस बिल के पक्ष में नहीं होता है तो बिल पास नहीं हो पाता है। तो क्या संसद में पारित कोई बिल जो बहुमत से पास हुआ और प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद वो एक्ट बन गया, उसको वैधानिक दर्जा मिल गया, उस बिल को कोई कैसे फाड़ देगा? किसी कानून को कैसे कोई फाड़ देगा? तो क्या ये बात लालू प्रसाद और उनके बेटे तेजस्वी यादव को समझ में नहीं आती? क्या ये पॉलिटिकल ड्रामा है? इस राजनीति का लेवल क्या है? इस भाषण के अंश को कैसे देख रहे हैं? हाँ, ये पॉलिटिकल ड्रामा ही है, क्योंकि उसमें एक चीज आई है, मैं थोड़ा इसको भी खोल करके मैं बता देता हूं। क्योंकि वो समझते हैं कि बहुमत के बाद ही कोई बिल पास होता है। आप संबोधित करते हुए कहते कि जनता हमें फिर से ताकत दे और जब लोकसभा में हमारा बहुमत होगा तो हम बहुमत से फिर दोबारा से इस बिल को लाएंगे, इस पर बहस करेंगे और जो वक्फ संशोधन बिल है इसको निरस्त करवा देंगे पार्लियामेंट से। ये बात में तर्क होती। इसकी सफाई में जो उन्होंने एक बात कही, जो मैं आज देख रहा था, जो न्यूज़पेपर में आए हैं, कि उन्होंने कहा कि काश चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी का समर्थन नहीं मिला होता तो ये बिल पास नहीं होता। बिल्कुल। दो तरह की बात आप कैसे करते हैं? चंद्रबाबू और नीतीश कुमार के समर्थन से अगर ये बिल पास हो गया, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर से ये एक्ट में परिवर्तन हो गया, फिर इसको फाड़ने की बात, कूड़ेदान में डालने की बात आप कैसे करते हैं? एक जगह। दूसरी बात उन्होंने एक और कह दी
उन्होंने कहा कि हम बिहार में इसको लागू नहीं होने देंगे। भाई, जो बिल पार्लियामेंट में पास होता है, ये देश फेडरल स्ट्रक्चर का देश है। तब तो कोई राज्य कहेगा कि हम बंगाल में इसको नहीं पास होने देंगे, ममता बनर्जी जी ने भी कभी कहा था। कोई कहेंगे कि केरला में इसको पास नहीं होने देंगे। ये सारी बातें जो हैं, मैं समझता हूं कि लॉजिकल तो नहीं हो सकता। हाँ, भीड़ को संबोधित करने के लिए लोकतंत्र में आपकी स्वतंत्रता है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह की बात आप बोलेंगे तो क्या इसमें गंभीरता होगी? क्या कोई गंभीरता नहीं होगी। फिर आप नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की दुहाई देने की क्या जरूरत है? जब बिल आप फाड़ देंगे, बिल को आप कूड़ेदान में डाल देंगे, जब बिहार में इसको लागू नहीं होने देंगे, ये सब पॉलिटिकल स्टंट है। और जिसको कहते हैं ना कि पोजिशनिंग कर रहे थे तेजस्वी, उन समाज को ये बताने के लिए कि देखिए आपके लिए हम कितने बड़े निर्णय लेने के लिए तैयार हैं। जब बिल पार्लियामेंट में पास हुआ, जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में भी मैंने देखा कि कहा लोगों ने, कल मंच से ही कहा कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन विपक्ष की मांग पर हुआ। भाई, आपने मांगा कि ठीक है, वक्फ संशोधन बिल के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना दीजिए। 111 घंटे की बहस हुई, 28 राज्यों में अलग अलग जाकर के लोगों से रायशुमारी हुई। लोकसभा और राज्यसभा के सारे सदस्य थे उसमें, हर पार्टी के, इवन आरजेडी और कांग्रेस के भी सदस्य थे उसमें शामिल। विपक्ष के सारे लोगों को मौका दिया गया। फिर जब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री ने रिपोर्ट किया, फिर उस रिपोर्ट पर ऑब्जेक्शन क्यों? आपकी मांग पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी, आपकी मांग पर ही संसद में बहस हुई, लंबी बहस हुई। तो फिर क्या लोकतंत्र में बहुमत जैसी तो कोई चीज ही नहीं होगी? विपक्ष को भी सत्ता पक्ष ने अगर, या पार्लियामेंट्री जो फॉर्म है किसी भी बिल को पास कराने का, उसमें तो आपको आस्था व्यक्त करनी होगी ना। फिर ये सुधांशु त्रिवेदी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कुछ देर पहले, जब हम ये चर्चा कर रहे हैं उससे कुछ देर पहले, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो अभी की जो राजनीति है और जो भाषा जिसका इस्तेमाल अभी तेजस्वी कर रहे हैं, ये पुरानी बात हो गई। संजय जी, आपने देखा बिहार को बदलते हुए देखा है, और ये बात जो अभी हो रही है इसको फुसलावन कहते हैं, बहला दिया जाता है, जैसे बच्चों को लेमन जूस देते हैं ना, उस टाइप से। तो क्या ये जनता के सामने एक लेमन जूस लेकर गए थे? पहली बात। दूसरी बात, तेजस्वी यादव के पास क्या उनके खेमे में पब्लिक डोमेन पर लाने के लिए कोई दूसरा तर्क नहीं है, कोई दूसरा आयाम नहीं है, और उन्होंने ऐसा लगता है कि बैठे बिठाए बीजेपी को मौका दे दिया और इसे बिल्कुल एक मजबूत ताकत के तौर पर इस्तेमाल करते हुए आज बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर उतारू हो गई। तो बीजेपी करेगी ही ना। वक्फ संशोधन बिल में हमने कई बार कहा था, आपके साथ भी मैं जुड़ा था, कि ये वक्फ कोई रिलीजियस बॉडी नहीं है, बिल्कुल, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। और जब स्टैट्यूटरी बॉडी है तो इसमें आपके देश के संविधान में इस बात की इजाजत है कि पार्लियामेंट इसमें संशोधन कर सकता है। पार्लियामेंट के मेंबर बहुमत से इस संशोधन को पास करा सकते हैं। जब यह स्टैट्यूटरी बॉडी है और उनके ट्रांसपेरेंसी को लेकर के सवाल है कि आखिर पारदर्शिता क्यों नहीं? बिल्कुल। अगर रेलवे और डिफेंस के बाद इनके पास इतनी जमीनें हैं जो डॉक्यूमेंटेड है कि कृषि की जमीन इतनी है, दुकान की जमीन इतनी है, इसकी जमीनें इतनी है, जब सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है, फिर उस डॉक्यूमेंटेड चीजों को अगर कहा गया कि ट्रांसपेरेंट हम कर देंगे, वो वक्फ के ही नियंत्रण में चीजें होंगी, लेकिन हम उसके ऑडिट को तो ट्रांसपेरेंट कर देंगे। दूसरी चीज, केरला में जो वहां के क्रिश्चियन बोर्ड ने आपत्ति दर्ज कराई, तमिलनाडु जिन्होंने आपत्ति दर्ज कराई, अगर वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, क्या अगर उनकी मुहर लग जाती है कि ये जमीन वास्तव में किसकी है, इससे वक्फ को क्या आपत्ति होगी? यही बात तो कही गई है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अगर उस डिस्ट्रिक्ट में है तो उनको पता है ना जमीन का मालिक कौन होता है, वही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं जो रेवेन्यू की समझ रखते हैं। बिल्कुल। उस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को करेंगे नहीं, वो तो कुछ नहीं करेंगे, वो जो हमारा ट्रिब्यूनल तय कर देगा बस उसी को आप मान जाइए। तो आप अगर इस तरह की बात अगर करेंगे, और 73% बिहार में भी
73 से 76% के बीच में पसमानदा मुस्लिम है। बिल्कुल। उनके हिस्से में भी थोड़ी रोशनी चली जाती है कि शिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड की राशि का इससे क्या आपत्ति किसी को होगी भाई। वोट की राजनीति करते रहिए ना, कीजिए ना कि हम असली हितैषी हैं और वो आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसमें अगर पारदर्शिता की बात की गई है, एक उदाहरण, चूंकि आप पटना को बेहतर समझते हैं, एक पटना के हनुमान मंदिर से 8 अस्पताल संचालित होता है। बिल्कुल। इस बात की पुष्टि जो वर्तमान में बिहार के गवर्नर साहब हैं उन्होंने कही कि भाई एक हनुमान मंदिर से जब 8 हॉस्पिटल संचालित हो सकते हैं, फिर वक्फ की इतनी संपत्तियां और उनके जो इनकम, मैं कभी ऐसा नहीं देखा हूं कि उनकी जमीन बढ़ते जा रही है और आमदनी घटते जा रही है। ऐसा कहीं आपने देखा है क्या कि जमीन बढ़ते जा रही है और आमदनी घटते जा रही है? कौन सा ऑडिट आप कराते हैं? तो अगर वक्फ जिस उद्देश्य से किया गया, वो बेवा महिलाओं के लिए, वो अनाथ बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, कम्युनिटी हॉल के लिए, एक अंजुमन इस्लामिया हॉल बना पटना में, उसमें किस समाज के लोग जाते हैं जब उनका शादी विवाह कोई फंक्शन कुछ होता है? जमीन वक्फ की थी, राज्य की सरकार ने पैसा खर्च किया, और अगर अंजुमन इस्लामिया हॉल बना तो उसके फायदे किसको मिले? अगर हज भवन बना जो वक्फ की जमीन पर है, वो हज यात्री जो पूरे बिहार के कोने से आते हैं उस हज भवन में ठहरते हैं, और उस हज भवन में ही वैसे कमजोर परिवार के बच्चे को स्कॉलरशिप देकर के प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कराई जाती है, जिसका खर्च वहां से आ जाता है, जो उसके किराए आते हैं। अगर कोई वेलफेयर का काम उसी समाज के लिए वक्फ करे और थोड़ी पारदर्शिता हो जाए, इसमें किस समाज का कौन सा हक कौन छीन लेगा? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती है कि ट्रांसपेरेंसी पर क्या 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 दिक्कत है। पारदर्शी कोई चीज सर एक भी, और ट्रांसपेरेंसी तो हमें दिखती नहीं है, चाहे वो घर वाली पॉलिटिक्स हो या फिर बाहर वाली पॉलिटिक्स हो। जहां मौका मिलता जो मिलता है वो ज़माना चला गया, ये तेजस्वी को भी समझना होगा। बिहार के राजनीतिक हालात को बहुत गंभीरता से आप देखते हैं, तेजस्वी को लेकर क्या सलाह होगी? ये आखिरी सवाल है आपसे, क्या सलाह होगी? तेजस्वी जी मुद्दे की राजनीति करें, ठीक है, वो तो एक कम्युनिटी है जो उनके साथ जुड़ेगी, इसलिए कि उनको बीजेपी को सत्ता से दूर रखनी है। लेकिन जो कुछ उनके हिस्से में जो रोशनी आने वाली है, उसको इस वजह से कि उनकी एकजुटता का लाभ हमको नहीं मिलेगा। अगर वो पसमानदा में और इसमें बटेंगे तो फिर वोट फ्रैक्चर होगा। इस वजह से कोई वैसी बात ना करें जिससे कि उनके हितों की अनदेखी हो। बिल्कुल मुद्दे की बात आप कर रहे थे, पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, ये बात कर रहे थे, और इसका लाभ तेजस्वी जी को मिला। अगर पिछली बार उन्होंने कहा कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, इसके फायदे हुए कि वो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर करके बिहार नंबर्स बड़े थे। हाँ, तो अगर 25 से कम का 57% युवा बिहार में है, उन युवाओं के बेहतरी की बात कीजिए ना। और वो युवा कोई धर्म और जाति में तो बटा हुआ नहीं है, बिल्कुल समझदार हैं। नौकरी सभी को चाहिए और उनकी अपनी अपनी थाली देखकर लोग वोट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका आना यहाँ सार्थक सफल हुआ इस मंच पर, क्योंकि डॉक्टर संजय कई डिबेट्स में जाते हैं और ज़रूरी था कि उन्हें बुलाया जाए। और रिपब्लिक भारत के साथ कई बार वो जुड़ भी चुके हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए, और ज़रूरी है कि डॉक्टर संजय को सुना जाए और उन्हें सुनकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाए। हालांकि जो बातें अभी तैर रही हैं, तेजस्वी ने जो कहा वो सिर्फ एक पॉलिटिकल हिस्सा हो सकती हैं, लेकिन बिहार के जो युवा हैं वो समझदार हैं, वो खुद अपने फैसले ले सकते हैं। तो फिलहाल रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म से बस इतना ही। आप इसी तरह की अपडेट खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया।